हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। आज मैं आया हूँ एक ऐसे शहर में जिसे पंजाब का दिल कहते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक खूबसूरत एहसास है जिसका हर एक कोना कुछ कहना चाहता है। जालियांवाला बाग के उदासी से लेकर विभाजन के विभीषिका तक इस शहर ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज भी इस शहर की हर एक गली में जिंदगी मुस्कुराती है। हाँ जी, तो आप समझ ही गए होंगे, ये सफर होने वाला है पंजाब के खूबसूरत से शहर अमृतसर का। स्वागत है भाई आप सभी का एक और ब्लॉग में। एंड आज का जो ब्लॉग है फिर से काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज अभी हम जाने वाले हैं अमृतसर। और देखो अभी वक्त हो रहा है सुबह के 1 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। पीछे मेरे है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी ट्रेन है अपनी 2 बजे से। मैंने टिकट लेने के लिए अपने दोस्त को भेज रखा है। बेसिकली हम 2 लोग जाने वाले हैं। पिछला जो अपना ट्रिप था वो तो मैंने सोलो किया था, इस बार मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैं अमृतसर को जाने वाला हूँ। एंड धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, टेम्परेचर अभी 40 डिग्री के आसपास है। इस बार का भी ये भी नहीं पता कि हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। बेसिकली हम जनरल से जाने वाले हैं और जनरल का टिकट तो मिल जाएगा। उसके बाद से सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हमें सही टाइम पर सीट मिल जाए। नई दिल्ली से अमृतसर की दूरी लगभग 460 किलोमीटर है। अगर आप रोड से भी ट्रेवल करते हो तो 7-8 घंटे आराम से लग जाने वाले हैं। यहाँ पर अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है टिकट लेने के लिए। एज यूजुअल आप दिल्ली से कहीं भी जाओगे ना तो हमेशा ही स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, इसीलिए किसी भी ट्रेन में चढ़ने से पहले आप एक बार प्लेटफॉर्म को पता कर लेना, जिससे कि लास्ट मिनट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइनली हम टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं तो देखो मेरे पीछे जो खड़ी है वो है अमृतसर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और हमें काफ़ी आसानी से जो टिकट था वो मिल गया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ट्रेन के जो अंदर है उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे कि जो यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं ना, उसमें आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इस ट्रेन में आसानी से जगह मिल गई। हम बैठ चुके हैं अंदर और मैं बस आपको दिखाने के लिए बाहर आया था कि देखो जो मेरे पीछे खड़ी है वो है ट्रेन। एंड बाकी आपको टिकट का कॉस्ट बताऊं तो 330 टिकट का कॉस्ट आया। 330 रुपये में हमें टिकट मिल गया 2 लोगों का। ये है अपना टिकट 2 लोगों का 330 रुपये आया, यानी कि एक इंसान का जो टिकट का प्राइस है वो 165 रुपये का आसपास होने वाले हैं। अब मैं आपको ट्रेन में सफ़र करने का एक मज़ेदार से ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप कभी भी किसी भी सफ़र में बिल्कुल बोर नहीं होंगे। सबसे पहले आपको अपने ट्रेन की विंडो को ओपन करना है और बाहर की तरफ देखना है। इससे आपको हर एक थोड़ी दूरी पर एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। नए किस्से, नए कहानियाँ और नए लोगों के साथ ट्रेन का सफ़र वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और हमारे साथ तो एक अलग ही किस्सा हुआ। जैसे ही हम पंजाब पहुंचे ऐसे ही मौसम पूरा बदल चुका था। ये है अपना अमृतसर जंक्शन और ये थी हमारी ट्रेन। पूरा का पूरा अभी ट्रेन खाली हो चुका है। वैसे इससे पहले भी खाली था, लेकिन अब पूरा का पूरा खाली हो चुका है और टाइम से पहले इसने छोड़ दिया। टाइमिंग था इसका 10:25 का, लेकिन अभी इसने कुछ टाइम पहले ही छोड़ दिया। सो भाई अभी हमें यहाँ से एग्जिट करना है एंड हम एग्जिट करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगा था अमृतसर जंक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म वगैरह में उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। मैं भी रात हो इस वजह से ना पता चल रहा हो, लेकिन इतना ही बड़ा दिख रहा है अभी। अमृतसर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद सबसे पहले हम गोल्डन टेम्पल की तरफ निकल पड़े। रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। हम 2 लोग एक अनजान शहर की गलियों में ऐसे निकल रहे थे। तो सच बताऊं तो दिल्ली में रात 11-12 बजे तक भी थोड़ी चहल पहल रहती है, लेकिन यहाँ पर अमृतसर में पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान सा था। खैर जैसे तैसे हम आधे घंटे के बाद गोल्डन टेम्पल पहुँच गए और यहाँ पहुँचकर हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। तो गाइज अभी हम गोल्डन टेम्पल घूमकर वापस होटल रूम में आ गए। मैं आपको बताऊं तो देखो अभी हम गोल्डन टेम्पल गए थे। शायद मैंने ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आई डोंट नो कि वहाँ पर अलाउड था या नहीं था, बट थोड़ा बहुत जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली है वो मैं वीडियो में लगा दूँगा। बाकी वहाँ घूमते घूमते 12 बज गए। 12 बजने के बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी होटल बुक किया हुआ था, उसका बुकिंग कैंसिल हो गया क्योंकि 12 बज चुका था। देन हमने एक और होटल रूम सर्च किया और देख सकते हो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि कैसा है होटल रूम। सो भाई ये है मेरा होटल रूम, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा रूम है। एंड साइड में पर्दे लगने के साथ ही आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ देखो कितना अच्छा सा पेंटिंग लग रखा है और ऊपर पंखा भी चल रहा है। एंड यहाँ पर एसी तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका रिमोट कहाँ है और कैसे ऑन होगा।
अभी हम मांगे तो शायद मिल भी जाए, बट काफ़ी रात हो रखा है तो भाई पंखा से मस्त हवा आ रहा है, तो क्यों ही परेशान करना किसी को। The next morning. स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। आज है अमृतसर में हमारा दूसरा दिन और अभी मैं हूँ अपने होटल रूम में। तो देखो भाई, आज का जो प्रोग्राम है ना कि आज हमें अमृतसर में जो भी फेमस जगह हैं, जो भी फेमस मोनूमेंट्स है, उन सबको हमें एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि जालियांवाला बाग जाए, क्योंकि जालियांवाला बाग वैसे भी पहले भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, लेकिन अभी केसरी 2 की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके अलावा अमृतसर एक हिस्टोरिकल सिटी है, तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो हम बारी बारी से सबको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा लेट से निकलने वाले हैं, बिकॉज अभी मेरे को क्लास का थोड़ा सा काम था, मेरे को प्रेजेंटेशन देना था, तो मैंने सोचा कि होटल रूम में ही रुक जाता हूँ और यहाँ से कंफर्टेबली दे सकता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा रुक कर चलेंगे, हम 11-12 बजे से निकलेंगे यहाँ से। एंड जितने भी जगह हैं, जितने भी हो सकता है, जितना भी पॉसिबल होता है उतना घूमेंगे। चलिए मिलते हैं आपको होटल रूम से बाहर। तो भाई फाइनली अब हम एग्जिट कर रहे हैं। अभी 11:30 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कोई ना, कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है उतना अभी घूमें और चलते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं। अभी हम अमृतसर के गलियों से गुजर रहे हैं। ये है अमृतसर की गलियाँ, और गलियाँ बोलूँ या मतलब रोड बोलूँ कुछ समझ नहीं आता। पतला भी है और कुछ ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है रोड की, तो बिल्कुल जैसा दिल्ली का चांदनी चौक का इलाका है ना, वैसा ही फील आ रहा है। अभी ना हम जालियांवाला बाग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से इन गलियों से गुजरते हुए हम जालियांवाला बाग की तरफ जाएंगे। यहाँ से उसकी दूरी मात्र 650 मीटर है, तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। और यहाँ पर बिल्कुल जो है ना, सुनसान से रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल इतनी ही पतली गलियाँ मिलेगी लाहौर में। अमृतसर और लाहौर में कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। मैंने जहाँ तक मुझे पता है, इससे ज़्यादा पतली गलियाँ आपको लाहौर में मिलती है। लाहौर में कई ऐसी गलियाँ हैं ना जहाँ से आप बिल्कुल आमने सामने से दो इंसान आ जा भी नहीं सकते। जालियांवाला बाग के पास में ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट मार्केट देखने को मिल जाता है। इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती है, चाहे वो ट्रेंडी ड्रेसेज हो, डेली यूज की चीज़ें हो या डेकोरेशन का सामान। मार्केट का माहौल सच में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की रौनक है और घूमने के लिए ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ जो चीज़ें मिलती है वो बजट फ्रेंडली है या बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ शॉपिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये यहाँ पर गेट के बिल्कुल बाहर एक स्मारक बना रखा है। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के यादों में बनाया गया होगा जिन्होंने जालियांवाला बाग में अपनी जान दी थी। बहुत ही वाइट पत्थर से पूरा बना रखा है इन्होंने। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। ये वो लोग हैं जो उस समय 1920 के दौरान इस बाग में मौजूद थे। और इसके जस्ट मैं बगल में दिखाऊं तो आपको जो सामने दिख रहा है, भीड़ एक जा रही है, वो है जालियांवाला बाग का गेट। यहाँ से होकर हमें अंदर की तरफ जाना है। आई डोंट नो कि इसमें टिकट वगैरह लेना होता है कि नहीं। अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है। अभी हम जालियांवाला बाग के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हो, दोनों तरफ आपको बहुत सारी खूबसूरत सी बनी हुई मूर्तियाँ दिखाई देती है। ये मूर्तियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और ऐसा लगता है कि इन्हें पीतल से बनाया गया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मूर्तियाँ उन वीर लोगों की है, उन महान लोगों की है जिन्होंने 1919 के उस नरसंहार में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हर मूर्ति अपने आप में ही एक कहानी बयां करते हुए मिल जाएगी। फाइनली हमने एंट्री कर लिया है जालियांवाला बाग के अंदर, और ये है पूरा हमारे आसपास का बाग। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट गैलरी भी बन रखे हैं। आर्ट गैलरी में बेसिकली जो पेंटिंग्स है, जो अनडिवाइडेड पंजाब की हिस्ट्री है, वो सारे वहाँ पे लग रखे हैं। और मैं आपको फुटेज भी डाल दूंगा ताकि आप लोग भी अच्छे से देख लो। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा बाग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अभी भीड़ देखो। काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रखे हैं। आज जालियांवाला बाग के हत्याकांड के लगभग 100 साल से भी ज़्यादा हो रखा है, लेकिन जो चीज़ें होती है, जो इतिहास में एक बार लिख जाता है, जो इतिहास में एक बार कहीं ना कहीं हिस्ट्री बन जाती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। तो यही चीज़ है। इस बाग के अंदर कई सारे म्यूजियम भी है। इन म्यूजियम्स में आपको पंजाब का जो इतिहास है वो देखने को मिलता है। किस प्रकार से प्राचीन काल से ही पंजाब के सभ्यता का विकास हुआ, और फिर किस प्रकार से 1947 के दौरान या उससे पहले भी स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब का योगदान रहा, यहाँ पर आप आकर देख सकते हो। कहते हैं कि हर तस्वीर अपने आप में कोई कहानी कहती है। ऐसे ही बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर भी है। हर तस्वीर की अपनी एक अलग कहानी है।
अभी मैंने देखा कि कुछ जो विक्टिम्स थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के, उन्होंने अपना कुछ जो बयान था वो दिया था। और सच में जो बयान था ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। आप जब एक बार को इस बाग के आकार को देखोगे तो समझ जाओगे कि इतने बड़े संख्या में लोगों के मारे जाने का, लोगों के घायल होने का क्या कारण रहा होगा। बाग अपने आप में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और उसके बाद इसको चारों तरफ से घेर के फिर गोलियां चलवाना, तो लोगों को कहीं ना कहीं भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला और जितने लोग यहाँ थे यहीं पर कैद होके रह गए। यहाँ पर एक कुआं है, ये कुआं भी बहुत ही ज़्यादा गहरा है। कहते हैं कि जब गोलियां चल रही थी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जो इसकी गहराई है और लोग इसमें कूदे उसके बाद से मतलब उनका बहुत कम ही लोग थे जो जिंदा बचकर इस कुएं से निकल कर आए। जहाँ तक पहले मुझे लगता था कि कोई उतना गहरा नहीं होगा, लेकिन आज एक्चुअली में जब मैंने देखा तो कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा है। मेरे पीछे जो अभी दीवार है वहाँ पर ढेर सारे वाइट मार्क्स बने हुए हैं और उन वाइट मार्क्स के बीच में ना गोलियों के निशान हैं। तो उस टाइम में जो गोलियां चल रही थी तो दीवारों पे भी कुछ गोलियां लगी थी, तो इस कारण वहाँ पे कुछ मार्क्स बन गए। अंग्रेजों की न्यायिक प्रक्रिया कितनी ज़्यादा निष्पक्ष थी, इसका अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बाद में पेश की। इस कमेटी के अंदर कुछ सदस्य भारतीय थे तो कुछ अंग्रेज थे। हालांकि अगर आप इस कमेटी को देखोगे तो इसने जो इतना बर्बरतापूर्वक, जो इतना क्रूरतापूर्वक हत्या की गई उसको जायज़ ठहराया, लेकिन भारतीय जो सदस्य थे इस कमेटी में उन्होंने अपना अलग जो विचार था, अपना अलग एक रिपोर्ट था वो पेश किया। इधर भी गोलियों के निशान है। ये गोलियों के निशान ना आपको सारे ही दीवारों पर मिल जाएंगे। हालांकि जो दीवारें बाद में बनाई गई होगी शायद उसमें ना हो, लेकिन जो दीवारें उस टाइम की थी ना, सभी में आपको गोलियों के निशान ऐसे मिलेंगे। तो ये था अपना जालियांवाला बाग। अब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी अमृतसर में बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ घूमना बाकी है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी हम निकल रहे हैं। काफ़ी छोटा सा बाग है एंड छोटा होने से इसका कहीं ना कहीं एक जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि इसने अपने आप में एक बहुत बड़े इतिहास को समेट रखा है। तो दोस्तों, ये था हमारा दिल्ली से अमृतसर तक का सफ़र, जहाँ हमने अमृतसर के कुछ बेहद ही फेमस और ऐतिहासिक मोनूमेंट्स को एक्सप्लोर किया और उसके पीछे छिपे इतिहास को करीब से समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय।